पड़ोसी देश नेपाल में भारी बवाल और हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। राजशाही की मांग को लेकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के हजारों समर्थक बीते शुक्रवार को काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। भारी विरोध प्रदर्शन आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद हिंसक झड़पों में तब्दील हो गया। इस हिंसक झड़प, पथराव और हमला किए जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोगों के घायल होने के बाद शुक्रवार को सेना को बुलाया गया और काठमांडू के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने पहले शाम 4:25 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया था। बाद में इसे शनिवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया। कुछ इलाकों में किसी को भी घूमने फिरने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों का कहना है कि झड़प के दौरान गोली लगने से काठमांडू के 29 वर्षीय सबीन महाराजन की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि तिनकुने क्षेत्र में एक इमारत से विरोध प्रदर्शन का वीडियो शूट करते समय एवेन्यूज टेलीविजन के फोटो पत्रकार सुरेश रजक की मृत्यु हो गई। यह वह स्थान है जहां राजतंत्रवादियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प की थी और सुरक्षा अवरोधकों को तोड़ने का प्रयास किया था। रिपोर्टों में कहा गया कि आग लगने के तुरंत बाद रजक लापता हो गए थे। बाद में पुलिस को इमारत की 4थी मंजिल पर बुरी तरह से जला हुआ शव मिला, जिसके बारे में संदेह है कि वह रजक का है। हालांकि पुलिस ने बताया कि शव की आधिकारिक पहचान अभी नहीं हो पाई है। अधिकारियों का कहना है कि घायलों में से लगभग आधे पुलिसकर्मी थे। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक घर को जला दिया, 8 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बानेश्वर में सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट के कार्यालय पर हमला किया। चबाहिल में भटभेटनी सुपरमार्केट को लूट लिया और कांतीपुर में टेलीविजन तथा अन्नपूर्णा पोस्ट अखबार के कार्यालयों में तोड़फोड़ की। काठमांडू जिला प्रशासन ने शांति नगर पुल और मनोहरा नदी पुल के बीच कर्फ्यू की घोषणा की, जिसमें कोटेश्वर, तिनकुने हवाई अड्डा क्षेत्र, बनेश्वर चौक और गौशाला शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि टिकट दिखाने पर लोगों को हवाई अड्डे तक जाने की अनुमति दी गई। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें और राष्ट्रीय ध्वज लेकर राजतंत्रवादियों ने तिनकुने क्षेत्र में प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस के साथ झड़प हुई। हजारों राजतंत्रवादियों ने नेपाल में राजतंत्र की बहाली की मांग करते हुए राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजतंत्र वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। काठमांडू के इन हिंसक प्रदर्शनों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई। गृह मंत्रालय के एक बयान में सार्वजनिक संपत्ति को जलाने और तोड़फोड़ की निंदा की गई और कहा गया कि प्रदर्शनकारी अपनी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा, इस तरह की हिंसा के लिए आयोजक खुद जिम्मेदार हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार कानून का उल्लंघन करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र न्यू बानेश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए कई युवाओं को हिरासत में ले लिया। नेपाल के राजनीतिक दलों ने 2008 में संसद की घोषणा के माध्यम से 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त करके तत्कालीन हिंदू राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। राजशाहीवादी तब से राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं, जब से पूर्व राजा ने लोकतंत्र दिवस पर प्रसारित अपने वीडियो संदेश में समर्थन की अपील की थी। राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं ने 9 मार्च को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में एक रैली भी की, जो देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद पोखरा से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे। इस बीच सोशलिस्ट फ्रंट के नेतृत्व में हजारों राजशाही विरोधी भ्रिकुटी मंडप में एकत्र हुए और गणतंत्र व्यवस्था अमर रहे, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो और राजशाही मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। राजशाही विरोधी मोर्चे में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट जैसे राजनीतिक दल भी शामिल हुए। सीपीएन मॉइस सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने यहां भ्रिकुटी मंडप में हजारों लोगों की मौजूदगी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजशाही समर्थकों को नेपाली लोगों और राजनीतिक दलों के उदारवादी रवैये को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व राजा अपने पिछले कुकर्मों के कारण एक साधारण नागरिक बनकर रह गए हैं। उन्होंने ज्ञानेंद्र से कहा कि वे वही गलती न दोहराएं, कहीं ऐसा न हो कि वह सब कुछ खो दें। प्रचंड ने कहा कि नेपाली जनता और राजनीतिक दलों के लिए राजशाही को फिर से स्थापित करके
प्रतिगमन के रास्ते पर वापस लौटना अस्वीकार्य होगा। उन्होंने राजशाही विरोधी और लोकतांत्रिक ताकतों से आत्मालोचना के लिए आगे आने का भी आह्वान किया ताकि लोगों को विश्वास में लिया जा सके। उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और सुशासन स्थापित करेंगे। प्रचंड ने कहा कि लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी ताकतों से जो गलतियां हुई हैं और उनकी जो कमजोरियां सामने आई हैं, उन्होंने राजतंत्रवादियों को हस्तक्षेप करने का मौका दिया है। प्रचंड ने कहा, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, दलालों ने इसका फायदा उठाया है और समाज में अव्यवस्था है जो प्रतिगामी ताकतों के लिए अनुकूल आधार बन गई है। सवाल है कि नेपाल में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? हजारों की संख्या में लोग आखिर अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? उनकी मांगों को अगर देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी मांग राजशाही की वापसी की है। उनका कहना है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार से खिन्न आ चुके हैं। बीते 17-18 सालों में नेपाल में जो कुछ हुआ है उससे लोग काफी हताश और निराश हैं। लोकतंत्र को लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे वे पूरे नहीं हुए। उनकी हालत राजशाही से भी बदतर हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस हिमालयी देश की राजनीतिक अस्थिरता है। नेपाल में बीते 17 साल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने के लिए राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज और नेताओं का नेतृत्व, लोगों की भागीदारी सब जरूरी होती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती बनाए रखने में नेपाल के सियासी दल नाकाम हुए। सत्ता में बने रहने के लिए ये आपस में ही उलझते रहे हैं। जाहिर है कि जब आपका सारा ध्यान अपनी कुर्सी को बचाए रखने पर होगा तो जनता मुद्दे सभी चीजें गौड़ हो जाएंगी। विकास और काम करने के लिए स्थायी सरकार और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जो कि नेपाल के इन शासकों में नहीं दिखा। करीब 1.5 दशकों में नेपाल की अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है। महंगाई, बेरोजगारी की दर काफी ऊंची है, घपले घोटालों की भरमार है। चाहे नेपाली कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टियां, इन सभी से लोग ऊब चुके हैं। लोगों को लगने लगा है कि इन राजनीतिक दलों ने देश और उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे अच्छी तो राजशाही थी। नेपाल में जिस तरह के हालात बन रहे हैं वे बड़े राजनीतिक उथल पुथल का संकेत दे रहे हैं। पुलिस से बात नहीं बनी तो काठमांडू की सड़कों पर सेना उतार दी गई। सेना उतारकर पीएम ओली ने साफ संकेत दे दिया है कि यदि हिंसक प्रदर्शन नहीं रुके तो सेना अपने तरीके से निपटेगी। जाहिर है इससे टकराव और बढ़ सकता है। दूसरा, हो सकता है कि कम्युनिस्ट सरकार पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर ले। ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी अगर हुई तो हो सकता है कि उनके समर्थक और उग्र हो जाएं। फिर उनकी रिहाई के लिए हिंसक प्रदर्शनों का अलग दौर शुरू हो सकता है। कहने का अर्थ है कि नेपाल इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हालात से यदि समझदारी पूर्वक नहीं निपटा गया तो स्थितियां नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।